जगह लोग भले ये मान रहे हैं कि बीजेपी की अभी शुरुआत है, लेकिन उसकी बात जरूर हो रही है और कम से कम 3-4 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी मुख्य मुकाबले में है, या तो डायरेक्ट 1-to-1 फाइट है या फिर ट्रायंगल है। केरल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की स्थिति पर यह कहना है पूनम पांडे का, जो नवभारत टाइम्स की विशेष संवाददाता हैं। नमस्कार, आज है शुक्रवार 2 अप्रैल और आप सुन रहे हैं डेली न्यूज कास्ट। पूरी बात सुनते हैं कुछ देर में, उससे पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। पश्चिम बंगाल और असम में दूसरे चरण में हुई बम्पर वोटिंग। बंगाल की हॉट सीट नंदीग्राम में सीएम ममता बनर्जी ने लगाया बूथ कैप्चरिंग का आरोप। बोली, चुनाव आयोग ने नहीं सुना तो कोर्ट जाऊंगी। वहीं आयोग ने कहा कोई गड़बड़ी नहीं हुई। दिल्ली में कोरोना विस्फोट, गुरुवार को करीब 2800 हुए संक्रमित, इस साल सबसे ज्यादा। अगले आदेश तक बंद हुए स्कूल। आज स्वास्थ्य मंत्री और अधिकारियों के साथ इमरजेंसी मीटिंग करेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। कोविड की रोकथाम के लिए केंद्र का वैक्सीनेशन बढ़ाने पर जोर। अप्रैल में छुट्टियों के दिन भी लगेगा टीका। उधर मध्य प्रदेश के 4 जिलों में टोटल लॉकडाउन, इनमें रतलाम, खरगोन, बैतूल और छिंदवाड़ा शामिल। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, मरने से पहले पीड़ित के 2 बयान हों तो मेरिट के आधार पर किया जाए मूल्यांकन। शीर्ष अदालत ने कहा, एक बयान के आधार पर दूसरे बयान के तथ्यों को नहीं किया जा सकता नजरअंदाज। गुजरात विधानसभा में लव जिहाद के खिलाफ पास हुआ कानून। दोषी पाए जाने पर हो सकती है 10 साल तक की सजा। यूपी और मध्य प्रदेश में पहले ही बन चुका है इस तरह का कानून। अब खबरें काम की। सीबीएसई के कोरोना पॉजिटिव स्टूडेंट्स को राहत। संक्रमण की वजह से प्रैक्टिकल एग्जाम में शामिल ना हो पाने वाले छात्रों के लिए बाद में होगी परीक्षा, बोर्ड ने दी जानकारी। एस्कॉर्ट्स लिमिटेड ने ट्रैक्टर और खेती से जुड़ी अन्य मशीनों का बढ़ाया दाम। कच्चे माल की कीमतों में हो रहे इजाफे का दिया हवाला। मॉडल्स के हिसाब से होगी दाम में वृद्धि। आज का सबसे बड़ा न्यूज पॉइंट है केरल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की स्थिति। पूरी तस्वीर समझने के लिए बात करते हैं केरल में मौजूद नवभारत टाइम्स की विशेष संवाददाता पूनम पांडे से। केरल में 6 अप्रैल को होने वाले चुनाव में यूं तो बिग फाइट लेफ्ट और कांग्रेस फ्रंट के बीच है, लेकिन राज्य में अपनी जगह बनाने के लिए पहली बार बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगाई है। जहां एक ओर मेट्रोमैन श्रीधरन को मैदान में उतारकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, तो वहीं बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता धुआंधार प्रचार में भी जुटे हुए हैं। पीएम मोदी के बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी केरल पहुंचे और लव जिहाद और सोना तस्करी जैसे मुद्दे उठाकर एलडीएफ और यूडीएफ दोनों फ्रंट्स को बराबरी से घेरा। पूनम, आप खुद केरल में हैं और पूरे चुनाव को नजदीक से देख रही हैं। बीजेपी ने जो ताकत इस बार के चुनाव में वहां लगाई है, उसे देखते हुए क्या वो अपनी जगह बनाती हुई या कुछ कामयाबी पाती हुई दिख रही है? जिस तरीके से बीजेपी यहाँ प्रचार कर रही है, जिस तरीके से कई सीनियर लीडर्स यहाँ आकर प्रचार कर रहे हैं, उससे ये तो साफ है कि बीजेपी ने केरल में हलचल जरूर मचाई है। हर जगह लोग भले ये मान रहे हैं कि बीजेपी की अभी शुरुआत है, लेकिन उसकी बात जरूर हो रही है और कम से कम 3-4 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी मुख्य मुकाबले में है, या तो डायरेक्ट 1-to-1 फाइट है या फिर ट्रायंगल है। इनमें जो 4 सीटें हैं उनमें पहली सीट है मंजेश्वरम। ये कासरगोड जिले का हिस्सा है और ये नॉर्थ केरला में आता है और ये कर्नाटक बॉर्डर से लगता हुआ इलाका है। यहाँ आरएसएस पहले से ही काफी स्ट्रांग है और अगर हम पिछला चुनाव देखें तो उस चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार सिर्फ 89 वोट से यहाँ चुनाव हारे थे। तो ये बीजेपी के लिए काफी फर्टाइल मानी जा रही है। ये माना जा रहा है कि बीजेपी यहाँ कड़ी टक्कर दे रही है और पिछले चुनाव में मुस्लिम लीग यहाँ जीती थी, तो यहाँ मुस्लिम लीग और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला देखा जा रहा है और बीजेपी ने यहाँ अपने जो उनके स्टेट प्रेसिडेंट हैं के एस सुरेंद्र, उन्हें उम्मीदवार बनाया है। तो मंजेश्वरम पहली सीट है जहाँ बीजेपी को उम्मीद है
और बीजेपी के यहाँ के कैंडिडेट के एस सुरेंद्रन एक दूसरी सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं। फॉर्मी सीट है ये, पत्तनमथिया जिले में आती है, और जहां आपको याद होगा कि सबरीमाला मंदिर का इशू बहुत उठा था और चुनाव में भी वो मुद्दा बन रहा है, तो सबरीमाला टेम्पल इसी एरिया में आता है। तो इन दोनों सीट पे तो कहना मुश्किल है, बट मंजेश्वरम में बीजेपी काफी उम्मीद कर रही है। इसके अलावा एक सीट है नेमम, जो त्रिवेंद्रम में आती है, और बीजेपी को अपना पहला एमएलए इसी सीट से मिला था। पिछले चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट ओ राजगोपालन इस सीट से चुनाव जीते थे। हालांकि इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बीजेपी ने यहाँ दूसरा कैंडिडेट उतारा है, लेकिन ये माना जा रहा है कि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। बीजेपी यहाँ मुकाबले में है, और यूडीएफ का जो उम्मीदवार है वो के करुणाकरण के बेटे के मुरलीधरन यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, और एलडीएफ उम्मीदवार को भी यहाँ मजबूत बताया जा रहा है। तो नीमम में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। इसके अलावा त्रिशूर एक सीट है जहाँ से बीजेपी ने फिल्म स्टार सुरेश गोपी को मैदान में उतारा है। तो इस सीट से भी बीजेपी को काफी उम्मीद है। बीजेपी को लग रहा है कि ये सीट भी इस बार उसके खाते में आ सकती है। और जो ये कैंडिडेट हैं सुरेश गोपी, इनको बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में भी उम्मीदवार बनाया था त्रिशूर से ही। तो उस समय का अगर हम ब्रेकअप देखें लोकसभा सीट का, तो जो असेंबली वाइज ब्रेकअप देखें तो त्रिशूर में वो दूसरे नंबर पर थे। लोकसभा इलेक्शन के ब्रेकअप को देखें तो यहाँ भी माना जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, क्योंकि यहाँ यूडीएफ की जो उम्मीदवार हैं, कांग्रेस उम्मीदवार हैं, वो के करुणाकरण की बेटी हैं पद्मजा वेणुगोपाल, और ये सीट पिछले बार एलडीएफ ने जीती थी और यूडीएफ दूसरे नंबर पे थी। तो यहाँ भी बीजेपी, एलडीएफ और यूडीएफ के बीच मुकाबला हो सकता है, और बीजेपी को इस सीट से भी काफी उम्मीद है। बस कलेक्टर ऐसी सीट है जहां बीजेपी को बहुत उम्मीद है। बीजेपी ने यहाँ ई श्रीधरन मेट्रोमैन को मैदान में उतारा है। यहाँ कई नेता प्रचार कर चुके हैं। तो यहाँ और एक बड़ी बात ये भी है कि पलक्कड़ म्यूनिसिपैलिटी में बीजेपी पिछले 2 साल से सत्ता में है, और पिछले बार बीजेपी यहाँ दूसरे नंबर पे थी। हालांकि 17,000 वोट से बीजेपी पीछे थी, लेकिन इस बार ई श्रीधरन को मैदान में उतारकर बीजेपी यहाँ एकदम से मुकाबले में तो आ ही गई है। पलक्कड़ की आपने बात की, आप वहां पर मौजूद भी हैं, और श्रीधरन की जैसे आपने बात की, उनका नाम आने से थोड़ा सा मुकाबला रोचक तो हो गया है। तो किस तरह की फाइट यहाँ पर देखने को मिल रही है? प्रमुख मुकाबला किसके बीच माना जाए? जी हाँ, सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, यूडीएफ के बीच है। जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं साफी परम्बिल, वो यहाँ यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी हैं केरल में, और पिछले 2 बार से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। तो वो सिटिंग एमएलए भी हैं। और यहाँ मुकाबला अगर हम देखें, साफी परम्बिल जो 38 साल के हैं और ई श्रीधरन 88 ईयर्स के हैं। तो यंग वर्सेस ओल्ड का एक तरीके से मुकाबला है। युवाओं में यहाँ हमने लोगों से बात की, बहुत उत्साह है। साफी परम्बिल ने रोड शो यहाँ किया जिसमें काफी युवा दिखे, और जब हमने उनसे बात की तो उनका लगभग सभी का ये कहना था कि ई श्रीधरन की वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं एज ए टेक्नोक्रेट। और ई श्रीधरन के बारे में किसी ने तो मतलब इस तरीके से नहीं बोला कि नहीं, उन्हें वोट नहीं देना है या वो सही उम्मीदवार नहीं है। लेकिन ये जरूर कांग्रेस सपोर्टर्स का, जो साफी परम्बिल के सपोर्टर है, उनका ये कहना था कि भले ई श्रीधरन बहुत अच्छे टेक्नोक्रेट हैं, लेकिन राजनीति में वो नए हैं। वो पलक्कड़ को उतना बेहतर नहीं समझते हैं जितना साफी परम्बिल समझते हैं, क्योंकि वो 2 बार के एमएलए रह चुके हैं और लगातार यहाँ लोगों के बीच में हैं। और ई श्रीधरन को लेकर यहाँ बहुत हलचल है, हर कोई उनकी बात कर रहा है। वो लगातार यहाँ प्रचार कर रहे हैं। हमने उनकी एक रैली भी अटेंड की जहाँ युवाओं ने काफी उनके फेवर की बात की। युवाओं का मतलब उनके जो सपोर्टर्स युवा हैं, उनका ये कहना था कि हम एज नहीं देख रहे हैं, हम ब्रेन देख रहे हैं। तो ई श्रीधरन का ब्रेन देखिए। और ई श्रीधरन से जब हमने बात की तो वो भी जिस तरीके से राजनीति में होता है आरोप प्रत्यारोप या अपने विरोधी के बारे में उन पर आरोप लगाना, तो इस तरीके की वो कोई बात नहीं कर रहे हैं। वो पूरे कैंपेनिंग में सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि वो किस तरीके से पलक्कड़ में बदलाव ला सकते हैं। वो लगातार इंडस्ट्री लाने की बात कर रहे हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने की बात कर रहे हैं। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने माना कि वो एक्चुअली राजनीति मुद्दे नहीं उठा रहे हैं। भले वो राजनीति में आ गए हैं, लेकिन उनका कहना है कि मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। और उनका कहना है कि आरोप प्रत्यारोप लगाने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। वो लोगों को ये बता रहे हैं कि अगर वे चुनाव जीते तो वो किस तरीके से बदलाव ला सकते हैं। तो यहाँ का मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। एकदम कांटे की टक्कर वाला यहाँ माहौल है, क्योंकि ई श्रीधरन को लेकर भी लोगों में उत्साह है, और साफी परम्बिल 2 बार के एमएलए हैं और अब भी लोग उनके फेवर की बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उनका सपोर्ट बेस काफी स्ट्रांग है। तो ये मुकाबला देखने लायक होगा।
बिल्कुल। और अगर ओवरऑल केरल की हम बात करें, अब बस कुछ ही दिन बचे हैं, तमाम ओपिनियन पोल्स एलडीएफ को अपर हैंड दे रहे हैं। आप खुद वहां कई दिन से मौजूद हैं, क्या आपको भी यही लग रहा है या केरल की जनता सबको चौंका सकती है? जी, वैसे अगर हम केरल का इतिहास देखें तो यहाँ हर चुनाव में सरकार बदलती है, कभी एलडीएफ फिर यूडीएफ। लेकिन इस बार हमने जितने लोगों से बात की, सबके बीच यही चर्चा है कि ये इतिहास बदल सकता है। इतिहास जो है अब एक नया इतिहास बन सकता है और पहली बार हो सकता है केरल में एलडीएफ फिर से सरकार बना ले। अगर एलडीएफ फिर से बनाती है तो ये पहली बार होगा जब किसी एक गठबंधन की सरकार लगातार केरल में बनेगी। जहाँ बहुत ज्यादा ऐसा एंटी इनकम्बेंसी यहाँ देखने को नहीं मिली। जहाँ भी हमने बात की, अगर हम नॉर्मल लोगों से बात करें तो उनका ये कहना था कि काफी काम किया है सरकार ने। इनफैक्ट हमें कई यूडीएफ के सपोर्टर मिले जिनका ये कहना था कि वो भले यूडीएफ को सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन उन्हें भी कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि एलडीएफ फिर से वापसी कर सकती है। उसके पीछे की बड़ी वजह जो कोरोना काल और उससे पहले के हालात थे, उसमें जिस तरीके से एलडीएफ ने काम किया उसका लोग जिक्र कर रहे हैं। एलडीएफ यहाँ फ्री फूड के बांट रही है। कोरोना 2020 से ही, जब कोरोना को लेकर लॉकडाउन हुआ था, और वो फ्री फूड किट अब भी बांटना जारी है। इसे लेकर विरोधी पार्टियां इलेक्शन कमीशन भी गई थी, कोर्ट भी गई थी, हालांकि कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया था। उसके अलावा एक सोशल वेलफेयर पेंशन स्कीम यहाँ सरकार चला रही है जिसमें विधवाओं को और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को 1500 रुपए हर महीने पेंशन दी जाती है। तो हमने जब लोगों से बात की तो इन दोनों स्कीम का जिक्र लोग कर रहे हैं। और साथ ही अगर हम केरल को देखें तो 2018 में यहाँ बाढ़ आई थी, उसके बाद 2019 में भी फिर बाढ़ आई थी। निप्पा हम देखें 2018 में निप्पा का प्रकोप केरल में ही हुआ था। उसके तुरंत बाद फिर 2020 में कोविड आ गया। तो पिछले 3-4 सालों से लगातार इस तरीके की चीजें हो रही हैं और लोगों का कहना है कि एलडीएफ सरकार ने उससे अच्छे से डील किया है। हालांकि जाहिर सी बात है कि यूडीएफ करप्शन का मुद्दा उठा रही है। यूडीएफ का लगातार कहना है कि सरकार ने कोई ढंग से काम नहीं किया, सरकार में करप्शन है, सरकारी नौकरियों में करप्शन है, सिर्फ एलडीएफ या उनके जो समर्थक हैं उनके परिवार वालों को ही नौकरी मिलती है। लेकिन साफ तौर पर एंटी इनकम्बेंसी कम से कम यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। जी, तो फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि इतिहास दोहराया जाता है या फिर एलडीएफ दोबारा सत्ता में आती है। पूनम, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। इस चर्चा के बाद जानिए शेयर बाजार का हाल। हरे निशान में खुले एशियाई बाजार। यूरोपीय मार्केट्स में भी तेजी का रुख। पिछले कारोबारी सत्र में बढ़त के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। अब एक नजर इतिहास में आज के दिन पर। 1679 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। 1902 में शास्त्रीय संगीत के फनकार बड़े गुलाम अली खां का जन्म। 1933 में भारतीय क्रिकेट के जनक माने जाने वाले रणजीत सिंह का निधन। 2011 में भारत ने दूसरी बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता। बात करते हैं मौसम की। अप्रैल से जून के बीच तेज गर्मी पड़ने का अनुमान। कई राज्यों में 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा पारा। यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत 10 राज्यों में 3 अप्रैल को लू का अलर्ट। अब बारी सुविचार की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, सच्चे लोकतंत्र में कमजोर और ताकतवर इंसान को एक समान मौके मिलने चाहिए। तो ये था आज का डेली न्यूज कास्ट, जिसे आप सुन रहे थे अपने साथी अक्षय शुक्ला के साथ। बने रहिए नवभारत गोल्ड पर। धन्यवाद।